सभी शिक्षक साथी जो आज के इस विज्ञान रेमेडियल प्रशिक्षण ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आज के इस प्रशिक्षण के साथ साथ ये कह सकते हैं कि हम पुनः एक बार अपने विषय के अंतर्गत होने वाले कुछ रोचक तथ्यात्मक जानकारियों के साथ जो हमें राज्य स्तर से प्राप्त हुई हैं, उसके लिए हम आपके साथ आज के इस विज्ञान प्रशिक्षण रेमेडियल मॉड्यूल के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे साथी मोहम्मद ज़िया कुरैशी सर और मैं स्वयं राकेश कुमार डहरिया समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय से आपसे इस तकनीकी माध्यम से जुड़ने के साथ आज के इस रेमेडियल मॉड्यूल ट्रेनिंग के प्रशिक्षण की कार्यशाला के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अगर आप सभी ने अपने लिंक को मॉड्यूल से जोड़कर इस प्रशिक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर ली है, तो हम समय को मद्देनज़र रखते आज के इस मॉड्यूल प्रशिक्षण के साथ आज की यह कार्यशाला आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो सभी हमारे विज्ञान साथियों जिनके द्वारा कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है, हमारे लिए त्रैमासिक परीक्षा का परिणाम यह बताने के लिए कि हमारे वे विद्यार्थी जो ई और डी ग्रेड में हैं, उन्हें किस प्रकार रेमेडियल मॉड्यूल के माध्यम से उनकी ग्रेडिंग के सुधार के लिए हम निदानात्मक कक्षाओं के संचालन के साथ यह प्रक्रिया आने वाले दिवस में अपने विद्यालय में संचालित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आज के इस मॉड्यूल के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी साथी, यदि आप अपनी इस कार्यशाला के माध्यम से हमें सुन रहे हैं और अपने आप को जोड़ पाए हैं, तो एक बात सुनिश्चित कर लीजिएगा कि हमने अपने विषय के अनुरूप कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए तिमाही परीक्षा के आधार पर जिनको ई और डी ग्रेड में विद्यार्थियों का चयन किया गया है, अब चयन तो नहीं कहना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे निदानात्मक कक्षाओं की आवश्यकता दिखाई दे रही है। इसलिए हम इस मॉड्यूल के माध्यम से उस विषय में कुछ नया और नवीनपन लाते हुए उसके विषय को रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपके इस मॉड्यूल में रेमेडियल मॉड्यूल संक्षिप्त परिचय दिख रहा है। यह हमें बताया जा रहा है कि सामान्य कक्षा और रेमेडियल कक्षा में अंतर रहेगा। रेमेडियल कक्षा को अधिक प्रभावी बनाने की शिक्षकों से अपेक्षा है। कक्षा 9वीं और 10वीं की अंक योजना पर चर्चा है। बोर्ड परीक्षा परिणाम 2024 में विज्ञान विषय के कुछ तथ्यात्मक आंकड़े आपके सामने आएंगे। विज्ञान विषय को सरलता से याद करने की ट्रिक पर हम विशेष महत्व देना चाहेंगे और इसी क्रम में विद्यार्थी का जो कलात्मक पक्ष है, जो कि महत्वपूर्ण चित्रों पर आधारित होगा, अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। रेमेडियल मॉड्यूल में हुए परिवर्तन पर चर्चा होनी है। पोर्टल पर उपलब्ध महत्वपूर्ण विज्ञान विषय से संबंधित लिंक इसमें शेयर किया गया और शिक्षकों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों का समाधान इस मॉड्यूल के माध्यम से आज की कार्यशाला में ये बिंदु रखे गए हैं जिन पर हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो रेमेडियल निदात्मक शिक्षण के लिए सर्वप्रथम हमारे पास पिछले वर्षों की जैसा ही रेमेडियल मॉड्यूल रहेगा। यह रेमेडियल मॉड्यूल इस बात के लिए हमें इंगित करता
कि विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम हैं, उन्हें किन पाठ्यक्रमों में सरलता और सहजता हो सकती है, उन इकाई अंकों के आधारों पर हम उसका निदानात्मक रूप से पुनः पुनरावलोकन कराए जाएं। इस आधार पर रेमेडियल मॉड्यूल का निर्धारण हमारे पास आगे आने वाले समय में मिलेगा। निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाइयों का निदान करना, उनकी कठिनाई समस्याओं को दूर करने में सहायता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार हो सके तथा विद्यार्थी को विषय का आधारभूत ज्ञान हो सके। निदानात्मक शिक्षण के जो हमें 4 चरणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है, उसमें सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया को यदि पुनरावलोकन की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए तो कमजोरी जानने के लिए हम उसमें कुछ टेस्ट के माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी का उपचारात्मक उपाय उस पाठ्यक्रम में, उस अध्याय में किस अंश पर विशेष रूप से दिया जाए। तो इसी आधार पर हम अपने विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया से जोड़ेंगे और आने वाले समय में हम अपने परीक्षा फल को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास में जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है उसका पाठ्यक्रम जो निर्धारित था और आने वाले दिनों में आगे की जो पाठ्यक्रम अब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, तो उसको आधारभूत रखते हुए विद्यार्थी को ई और डी ग्रेड से अपग्रेडेड रखने के लिए हमारे पास अधिकतम प्रयास करने की आवश्यकता है। निदानात्मक कक्षाओं की समय सारणी के लिए ऐसा हमें निर्देशित किया गया है कि सभी ऐसी शालाएं जहां ई और डी ग्रेड के अगर विद्यार्थी अलग अलग हैं और उनके लिए संख्यात्मक रूप से संख्या अधिक है, तो उसकी व्यवस्था अलग रूप से ही अलग सेक्शन के माध्यम से की जानी है। परंतु अगर ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कि एक ही कक्षा के अंतर्गत उनको समाहित किया जा सके, तो रेमेडियल टीचिंग के लिए 2 कालखंड में हमें सेक्शन के लिए प्रत्येक दिवस के किन्हीं 2 विषयों के लिए 80-80 मिनट के कालखंड और शेष 4 विषयों के लिए 40-40 मिनट के कालखंड को निर्धारित करना है। 80 मिनट वाले कालखंड के विषय प्रतिदिन परिवर्तित रहेंगे, अर्थात यदि प्रथम दिवस में हिंदी और अंग्रेजी के 80 मिनट हैं, अगले विज्ञान एवं गणित के 80 मिनट के कालखंड होंगे। इस आधार पर समय सारणी को आपके प्राचार्य के माध्यम से यह आपके विद्यालय में निर्धारित किया जाना है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के साथ साथ हमारे पास कक्षा 9वीं में भी निदानात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाना है। तो इसके लिए भी कक्षा में तीसरा एवं चौथा कालखंड 9वीं कक्षा के लिए और 10वीं में दूसरा और तीसरा कालखंड निदानात्मक कक्षाओं के लिए होगा। ऐसा आप समय सारणी निर्धारित करेंगे उसमें इस बात को अनिवार्य रूप से उल्लेखित करके आगे का अपना पाठ्यक्रम तैयार रखें। अक्टूबर से जनवरी तक हमें ये रेमेडियल क्लासेस अपने विद्यालय में संचालित करने हैं। तो रेमेडियल कोर्स के लिए प्रतिदिन प्रति विषय 2 कालखंड का उपयोग किया जाना है और ऐसी शालाएं जहां एक से अधिक सेक्शन हैं, वहां डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक से सेक्शन, ताकि विद्यार्थियों के स्तर में अनुरूप पठन पाठन हो सके। तो ये हमारे पाठ्यक्रम के निर्धारण की प्रक्रिया है। ये हम सभी साथी शिक्षक अपने प्राचार्य महोदय के द्वारा इस प्रकार अपने रेमेडियल कक्षाओं का पाठ्यक्रम या समय सारणी निर्धारित करेंगे। ये आपके अनुरूप होगा। नेक्स्ट, निदानात्मक शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमारे लिए जो प्रयास हमारे से अपेक्षारत हैं,
प्रत्येक विषय वस्तु रेमेडियल की प्रत्येक विद्यार्थी की डी एवं ई के लिए अलग से एक अभ्यास पुस्तिका तैयार करानी है। जो शिक्षक अध्यापन करेंगे वो प्रतिदिन की दिनांक एवं टॉपिक अभ्यास पुस्तिका पर लिखवाकर उसका पुनरावलोकन कराया जाना। विद्यार्थियों से बार बार अभ्यास कराना ही उसकी दक्षता को बढ़ाए जाने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है। इसलिए निदानात्मक कक्षाओं का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों से सतत अभ्यास करवाकर उन्हें दक्ष बनाना सिर्फ मॉड्यूल के पढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा, अपितु पढ़ाई के साथ साथ उसका पुनरावलोकन अभ्यास पर भी विद्यार्थी को ध्यान दिया जाना। शिक्षक इस बात को भी सुनिश्चित कर लेंगे कि विद्यार्थियों को विद्यालय एवं घर एवं अभ्यास हेतु पर्याप्त समय मिले। हमें हमारे विषय के अंतर्गत चित्र हैं, मॉडल हैं, उनकी वर्कशीट है, इस प्रकार की कुछ अभ्यास प्रक्रियाओं के द्वारा निदानात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाना ही हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अभी डी और ई ग्रेड में हैं, वो आने वाले समय में अनिवार्य रूप से अपने विषय की दक्षता को प्राप्त करके और इस निदानात्मक कक्षाओं के माध्यम से वो अगले परीक्षा फल में अपने परीक्षा परिणाम को बेहतर कर पाएंगे। आगे की प्रक्रियाओं को मैं आगे जोड़ने के लिए मोहम्मद जिया कुरैशी सर को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आप उनसे भी अपनी बातों को साझा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल या जिसको सामान्य कक्षाएं बोलते हैं और निदानात्मक कक्षाओं में मूलभूत रूप से बहुत अंतर है। निदानात्मक कक्षाओं में हमें पूरा फोकस इस बात पे रखना है कि बच्चे जो छोटे छोटे समूह हैं उन छोटे छोटे समूह में उन एक्टिविटी के माध्यम से उनको शिक्षण कार्य में उनकी रुचि जो कार्य में रुचि है वो बनी रहे। इसी तरीके से पाठ्यक्रम से संबंधित यूट्यूब पर छोटे छोटे जो वीडियो हैं वो वीडियो दिखाने से भी जो विद्यार्थी हो गए वो शिक्षण कार्य में रुचि लेने लगेंगे। इसी तरीके से रेमेडियल टीचिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आईसीटी का उपयोग है, इसी तरीके से कौन बनेगा करोड़पति और ऐसा जो कार्य हैं इन कार्यों से बच्चे का जो सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आएगा और उसके से जो शिक्षण की रोचकता है वो बनी रहेगी। इसी तरीके से कुछ हमारे साथी पहले से ही काम कर रहे हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्न पत्र हल कराने पर। इस संबंध में भी विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षण कार्य में रुचि लेने लगेंगे। जो इस प्रशिक्षण है या इस संगो के दौरान ये जो प्रक्रिया है इससे शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो रेमेडियल कक्षाएं मतलब वही टीचर्स लें जो रेगुलरली टीचर्स जो हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे उनको टीचर्स जो है उनको पता रहेगा कि किस विद्यार्थी का लेवल क्या है और उसको किस टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है। इस संबंध में जिला स्तर और अन्य जो लेवल हैं उन लेवल पर रेगुलर मॉनिटरिंग होगी और उसको देखते हुए जो रेमेडियल टीचिंग के लिए एक जो रजिस्टर है वो सब्जेक्ट टीचर जो है वो कंटेंट उसको संधारित करेगा, जिसमें अटेंडेंस, उसके टेस्ट के मार्क्स, उसकी विषय पर जो समझ और कमी के जो कारण हैं इसका विवरण लिखा जाएगा। रेमेडियल कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए हर बच्चा जो है वो एक रेगुलर जो कॉपी है वो कॉपी बनाएगा और जो शिक्षक उसमें अध्यापन कराएंगे वो हर डेट वाइज और टॉपिक वाइज उसको कॉपी पर लिखवाएंगे। जब जो हार्ड स्पॉट है या कठिन विषय वस्तु है उसको बार बार प्रैक्टिस कराने से उसमें दक्षता आएगी और इसी तरीके से जो रेमेडियल टीचिंग है उसका मूल उद्देश्य जो है वो लगातार प्रैक्टिस कराने से उनको दक्ष बनाना है। इसलिए सिर्फ मॉड्यूल को पढ़ाने से ही समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ उनको रेगुलर उनका जो लेवल है वो लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इस संबंध में शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि जो जो रेमेडियल टीचिंग है उसके दौरान वो बच्चों से बहुत सिंपैथी से बात करेंगे, बहुत अच्छे से जितना आप उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे, जितना उनसे टू वे टॉक करेंगे उतनी आपकी मेहनत कम होगी और उतना ज़्यादा बच्चा जो है वो आपको प्रॉब्लम्स
बताएगा और जिसके फलस्वरूप आप अपनी जो शैक्षणिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बदलाव कर सकेंगे। इसी के बाद मैं अपने साथी शिक्षक राकेश भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे की प्रक्रिया को संपादित। बहुत अच्छी बात जिया सर ने बताई कि हमारे लिए विद्यार्थियों में ये जानने का सहज प्रयास होना चाहिए कि उसकी निदानात्मक कक्षाओं के लिए अपने विषय से संबंधित क्या कठिनाई है। क्योंकि अगर कठिनाई है और अगर हम उसके साथ थोड़े से कठोर होने का प्रयास करते हैं तो वो हमारे विषय से और दूर होता है। सहज होकर उस विद्यार्थी की कठिनाइयों का के लिए हमें एक फैसिलिटेटर के रूप में बनाया गया है। इसलिए इस बात को अनिवार्य रूप से हम विद्यार्थियों के साथ ये परिचर्चा के रूप में रखें। विद्यार्थियों को कठिन अवधारणा वाले प्रश्न अध्याय के अंत में कराना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों की जो अवधारणा है और अगर उसकी कठिनाई के प्रश्न हम प्रारंभिकता के साथ ही दे देते हैं तो वो उस ऊंचाई को देखकर थोड़ा अपने आप से असहज होने लगता है। तो क्योंकि सारे विद्यार्थी हमारी कक्षा में एक से बुद्धि लब्धता के स्तर के नहीं हैं, तो हमें इस बात को अपनी कक्षागत अध्यापन में इस बात को ध्यान रखकर चलना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी उस विषय में थोड़ा बुद्धि लब्धता अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ समझ उसकी कम जा रही है तो हम उसको अलग से समय देकर भी इस प्रक्रिया को जोड़ सकते हैं। विद्यार्थी को निरंतर रूप से गृह कार्य दिया जाए और गृह कार्य के माध्यम से उसकी निरंतर चेकिंग की जाए, क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में देखते हैं कि यदि दिया गया कार्य अगर अगले दिन पुनरावलोकन के रूप में पूछा लिया जाए तो अनिवार्य रूप से विद्यार्थी की अनिवार्यता हो जाती कि वह उस गृह कार्य को अपने कार्य के माध्यम से जोड़ पाएगा और कहीं ना कहीं वह उस पाठ्यक्रम से जुड़कर अपने मनोयोग से उसे समझने का प्रयास करें। अगली प्रक्रिया के साथ चलें। सकारात्मक शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमें जो मॉड्यूल है उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों हैं। 2 व 3 अंक के सरल प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान अध्यापक का व्यवहार, जैसा कि जिया सर कह रहे थे, कि मित्रवत और सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे इस प्रकार के व्यवहार के साथ अपनाते हैं तो उसकी समझ बनने में हमारे लिए सार्थकता होगी। उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों की उपस्थिति, ये बात अनिवार्य है कि ये ध्यान भी दिया जाता है कि जो विद्यार्थी कम कक्षा में आ रहा है, आपके अभी ई और डी ग्रेड में जो विद्यार्थी आपके विषय में दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति इस बात को इंगित करती कि उनके ना आने के कारण ही कि आज वो ई और डी ग्रेड में शामिल हुए हैं। अगर वो आने वाले दिनों में उनकी उपस्थिति नियमित कर ली जाए तो अनिवार्य रूप से हम अपने विषय में उन्हें अपग्रेडेड रख सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू विद्यार्थी की रुचि, योग्यता और अनुभव के अनुकूल होना चाहिए। हो सकता है कि आप जिस टेक्निक से, जिस तर्कता से आप उसे समझा रहे हैं, उससे उसे कहीं और थोड़ा निचले स्तर पर भी जाना पड़ रहा हो, तो हम उसे समझ बढ़ाने में अपने योगदान को दे सकें। उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना है। ये बात जनरल कक्षाओं में बहुत कम देखने को मिलती है कि जो विद्यार्थी प्रथम द्वितीय पंक्ति के डेस्क पर बैठे हुए हैं वही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और हम उन्हीं के द्वारा ही अध्याय को आगे की ओर अपडेटेड कर देते हैं। पर चूंकि जो विद्यार्थी की समझ थोड़ी कम हो पा रही थी उस कालखंड में या उस पाठ्यक्रम में, वो फिर से पीछे रह जाता है। तो हम यह बात को ध्यान रखें कि ऐसे ग्रुप्स के रूप में उन विद्यार्थियों को समाहित करें और उन्हें भी पर्याप्त अवसर दें कि वो अपनी बात को रख पाएं, अपनी समस्यात्मकता को वो पाठ्यक्रम से जोड़कर हमारी समझ के अनुसार उन्हें उस अध्याय के अंतर्गत और बेहतर हम कर सकें। इसके लिए एक अच्छा ग्रुप बनाने की जो हमें तरकीब दी गई है कि जो हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं
उनके साथ हम ऐसे उपचारात्मक विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना लें ताकि वो आपस में भी अपने द्वारा इस क्रिया में आपस में सहभागी हो सकें और कुछ बातें वो अपने साथी विद्यार्थियों के साथ भी समझ लेते हैं ताकि उसके अध्ययन में यह सुविधा मिल सके। रेमेडियल कक्षा में आसान शिक्षण विधि क्या हो सकती? वैसे तो हमारे लिए विषय जो है वो पूरा ही आसान समझ में आता है एक शिक्षक की दृष्टि पर। कक्षागत की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पास जो अध्याय दिए गए हैं जिसमें भौतिक है, रसायन है, जीव विज्ञान है, तो इनमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी का कोई पक्ष ऐसा रहता है जो उसे कठिनाई स्तर का लगता हो। तो हमें यह आकलन करना होगा कि विद्यार्थी का कठिनाई का स्तर पाठ्यक्रम में किस अध्याय की ओर ज़्यादा है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स के रूप में हमें अपने आप पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा कि छोटे छोटे अंशों को हम याद कराकर कक्षागत अध्यापन में ही उनका पुनरावलोकन करें। तुलनात्मक अध्ययन जरूर कराएं, जैसे कि अंतर वाले जो अध्याय के प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें हम वहीं अध्यायों के रूप में कक्षागत अध्यापन में शामिल करें। कक्षा में प्रायोगिक प्रदर्शन, चार्ट प्रदर्शन और वास्तविक वस्तु प्रदर्शन चित्र की प्रैक्टिस करवाकर भी हम अध्याय को और अधिक सहज बना सकते हैं। ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना, ये बात हमारे ग्रामीण स्तर से जो विद्यार्थी रहते हैं उनके लिए ये बड़ी अनिवार्यता हो जाती कि अगर विज्ञान के कठिनाई वाले शब्दों को अगर हम दैनिक जीवन के अभ्यास वाली चीज़ों से जोड़ दें तो उन्हें समझना और उसको अवलोकित करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें होती है जिसको विद्यार्थी अपने आसपास देखता है और वही चीज़ अगर हम उसको पाठ्यक्रम में कठिनाई वाले शब्दों से लेकर चलते हैं तो वो उसकी कठिनाई और बढ़ती है। आदर्श भाषा के स्थान पर व्यावहारिक भाषा में समझना एवं लिखना, जैसा कि ये बताया गया कि अगर विज्ञान के कठिनाई वाले जो अंश हैं उनको अगर हम व्यावहारिक भाषा में समझाएं तो वो उस विद्यार्थी के लिए समझ के साथ साथ उसके लिखने की प्रक्रिया के साथ भी अभ्यास कराया जा सके। पाठ्यक्रम के क्रम का निर्धारण, ये बात बहुत अच्छी इस प्रक्रिया से जोड़ी गई है कि जैसा हमारा अध्याय का पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें पिछला अध्याय अगले अध्याय से कहीं ना कहीं जुड़ता है और अगर हम उसको इस तरीके के क्रम में बनाए रखेंगे तो विद्यार्थी को समझ में और आसानी जाती है। ये कुछ ग्राफिक्स हैं जिनके माध्यम से हमारा राज्य स्तरीय अवलोकन आपके सामने दिखाया गया है। ये गत वर्ष त्रैमासिक, गत वर्ष नहीं कहना चाहिए, हमारा जो अभी त्रैमासिक परीक्षा परिणाम था उसके कुछ डाटा आपके सामने आपके विषय के अनुसार परिलक्षित किए जा रहे हैं। इसमें अगर हम अपने विज्ञान विषय को देखें तो कुल हमारे पास दर्ज संख्या के आधार पर डी और E1 का जो प्रतिशत दिखाया दे रहा है वो लगभग 19% हमारे पास में डी ग्रेड के विद्यार्थी हैं और E1 और E2 को अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग ये प्रतिशत भी 20% के आसपास, 30% के आसपास रहा है। तो इस बात को हमें आगे आने वाले समय के लिए ध्यान रखकर अपने पाठ्यक्रम को निदानात्मक कक्षाओं में इस प्रकार से समाहित करना है ताकि हम इन ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों को और शीघ्रता से अपग्रेडेड कर पाएं। अब हमारे सामने जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और वही जो अंक योजना हमारे सामने है, तो विशेष रूप से यहाँ पर हमारे पास में कक्षा 9वीं के लिए जो दी गई है, इसके पहले हम थोड़ा कक्षा 10वीं के लिए बात करना चाहेंगे। तो 10वीं का जो हमारा पाठ्यक्रम है
उसमें लगभग हमारे पास 13 अध्याय हैं और इन पर आवंटित अंक का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो इन सारी इकाइयों से हमें 75 अंकों के लिए सैद्धांतिक परीक्षा विद्यार्थी को देना है। इसमें अगर पहली इकाई से जुड़ना चाह रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, आवंटित अंक जो हैं वो 7 हैं। कभी आपने इस बात को ध्यान में देखा होगा कि ये जब अध्याय हम डिलीवर करते हैं कक्षाओं में तो इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं वो आने वाले अगले अध्याय से कहीं ना कहीं फिर से जुड़ती है। जैसे अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण है, धातु एवं अधातु है, इन दोनों अध्यायों में कहीं ना कहीं इन अभिक्रियाओं का पुनः उल्लेखित होता है। तो यदि हम अपनी कक्षागत अध्यापन में इस अध्याय पर वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इनको अगर इस अध्यायों को देखते हुए आगे के अध्यायों में लेकर जाते हैं तो पुनः यह इनकी पुनरावृत्ति होती है। तो अगर उसका एक बार कॉन्फिडेंस लेवल इस अध्याय में बना दिया जाए तो अगले अध्यायों में भी उसको सहजता जाएगी। इसी प्रकार हम अगला अध्याय देख रहे हैं, अम्ल क्षार एवं लवण। ये आवंटित अंक 6 हैं। यहाँ पर आप अंतरात्मक प्रश्नों को अगर देखें तो अध्याय का टाइटल ही इस चीज को शीर्षक के रूप में पूरा कर दे। सामान्य रूप से इस अध्याय का वर्णन जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो दैनिक जीवन से काफी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन अंशों को छोटे छोटे रूपों में इन विद्यार्थियों के साथ में साझा करेंगे तो जो आवंटित अंक है और प्रश्नों के रूप में जो समावेश होगा उसमें विद्यार्थी काफी लाभ प्राप्त कर। इसी प्रकार धातु एवं अधातु में अगर आप देखना चाहें तो ये अध्याय पर जो आवंटित अंक है ये 6 अंक है। इसका भी शीर्षक अंतरात्मक रूप से काफी ज्यादा भिन्नात्मक तुलनात्मक प्रश्न के रूप में जरूर शामिल होता है, जिसमें धातुओं के भौतिक गुण हैं, अधातुओं के भौतिक गुण हैं, दोनों में अंतर है और मिश्र धातु है और इनके साथ अयस्कों से इनका सांद्रण है। तो छोटे छोटे अंशों के रूप में इस अध्याय को समाहित किया जाए तो विद्यार्थी के लिए रोचकता बढ़ती है। इसी प्रक्रिया में अगर हम आगे चलेंगे तो कार्बन एवं उसके यौगिक है, ये भी आवंटित इकाई जो है वो 6 अंक है। इसमें सामान्य रूप से अभी तक जो हम परीक्षाओं की दृष्टि से देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन और उनसे जुड़े हुए अंश और उनके संरचनात्मक अणुसूत्रों का काफी ज्यादा बार पुनरावृत्ति हुई है। क्रियात्मक समूह के आधार पर उनके प्राथमिक सदस्यों के नाम हैं, सूत्र हैं, ये भी सामान्य रूप से विद्यार्थियों की समझ को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम छोटे छोटे अंशों के रूप में विद्यार्थियों को बताएं तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। इसी क्रम में मैं आगे की प्रक्रिया को जोड़ना चाहूँगा जिया सर से, चूँकि ये अध्याय अब जीव विज्ञान से संबंधित हैं। तो जिया सर अब अपनी बात रखें। धन्यवाद राकेश भाई। जैसा कि 5वां अध्याय है, इसी क्रम में जैव प्रक्रम है और इस जैव प्रक्रम में आप देख सकते हैं कि 8 अंक का जो है, तो ये अंकों के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय बन सकता है और जिसमें पाचन और इससे संबंधित जो चित्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम में आ सकते हैं। जैव प्रक्रम में अंतर भी बहुत सारे शामिल किए गए हैं और उसी तरीके से जो छोटे छोटे प्रश्न के लार का क्या महत्व है या पित्त रस का क्या महत्व है, ऐसे जो प्रश्न हैं जो अध्याय जो बीच में दिए गए प्रश्न हैं वो प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैविक प्रक्रम में पिछले जो विकल्प के जो प्रश्न हैं वो विकल्प सत्य असत्य इस आधार पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिन जो कि बच्चे को खास तौर से हमारे डी और ई ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो अध्याय है नियंत्रण और समन्वय। इस नियंत्रण और समन्वय में मुख्य रूप से जो
पौधों के हार्मोन है, पादप हार्मोन, जिनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और वृद्धि-रोधक हार्मोन शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ-साथ नियंत्रण और समन्वय में जो मानव मस्तिष्क की प्रक्रिया है, ख़ास तौर से जो जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं आप, ये रिफ्लेक्स एक्शन से संबंधित जो उसका मार्ग है या उससे संबंधित जो चित्र हैं, वो अनेक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को सामान्य रूप से उनके जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से शुरू होकर मतलब हाइपोथैलेमस और उसके बाद पीयूष ग्रंथि, फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके नीचे की तरफ उसके शरीर में ही बताते चलें कि यहाँ पे जो गला है उस पे थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, हृदय पे थाइमस ग्रंथि, फिर नीचे की तरफ शरीर के भाग में देखें तो अग्नाशय जो है, फिर अग्नाशय के बाद अधिवृक्क ग्रंथि जो है, और उसी तरीके से पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय जो है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करते हैं। और ये इनके अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में इनके क्या कार्य हैं वो भी स्पष्ट करते हुए चलें तो वो एक ही बार में सारी की सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद अगला जो अध्याय है, जैव जनन कैसे करते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से 6 अंक हैं, जिसमें जो प्रारूपिक पुष्प का चित्र है वो बहुत बार पूछा गया है। इसी तरीके से अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको परीक्षा में पूछा गया है। अ, और मानव में नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग का जो चित्र है वो भी अनेक बार परीक्षा में आया है। तो खास तौर से जैसा कि सभी हमारे विज्ञान साथी शिक्षक करते हैं, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से ये जो बहुत सारे चित्र हैं, इन चित्रों को यदि आप क्लास में बार बार पेस्ट कर देंगे उनको, तो बार बार उनका ध्यान जाने से वो, यदि क्लास में उसको लगा देंगे तो बार बार देखने से वो उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसी तरीके से आप बहुत सारी और चीज़ें जैसे रंगोली के द्वारा या एक कंपटीशन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं, इन चित्रों की बहुत सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर, चित्रों के ऊपर हम और आगे अभी बात करेंगे। तो इन चित्रों के बार बार प्रैक्टिस से जो बच्चे हैं वो आसानी से ये प्रक्रिया को पूर्ण करने लेंगे। इसके पश्चात अगला जो अध्याय है, आनुवांशिकता, इससे मेंडल के जो नियम हैं वो मेंडल के नियम पूछे जाते हैं। और उसी तरीके से मेंडल के नियम के अलावा जो शुरुआत की चीज़ें हैं, F1 पीढ़ी किसे कहते हैं या प्रथम संस्करण क्या है, ये सारी चीज़ें परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात ये जो अध्याय 9 है, जिसमें कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन है, इसमें जो मार्ग है वो मार्ग अनेक बार पूछे गए हैं। इसी तरीके से जो अपवर्तन और परावर्तन के दो जो नियम हैं वो नियमों को बार बार परीक्षा में पूछा गया है। और जो इनके दैनिक जीवन में उपयोग हैं, उन दैनिक जीवन में उपयोगों को भी अनेक बार पूछा गया है। इसलिए ये जरूरी है कि जो मार्ग है वो जो प्रकाश का रे डायग्राम्स हैं, ये रे डायग्राम्स की अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कराने से बच्चा जो है, खास तौर से हमारे जो डी और ई ग्रेड के विद्यार्थी हैं, वो ये काम नहीं कर पाते। इसलिए उस पर फोकस करते हुए बार बार उनको उसकी प्रैक्टिस कराने से ज़्यादा फायदा हो सकता है। आगे की प्रक्रिया के लिए मैं राकेश भाई को। काफ़ी अच्छी जानकारी बायोलॉजी के क्षेत्र में जिया सर ने दिया कि हम चित्रात्मक रूप से कैसे विद्यार्थियों के मन स्थल पर कुछ आरेखित प्रक्रियाओं के माध्यम से चित्र का अंकन कर सकें, ताकि अगर परीक्षा की दृष्टि से वो चित्रात्मक प्रश्न को सॉल्व करता है तो उसके अंक उसे प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सर बता रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो इकाई है, इसमें 8 अंक दिए हैं और ये पर्याप्त हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ अध्याय है। तो सामान्य रूप से इसमें प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं का भी हम प्रदर्शन करते हैं और अपने दैनिक जीवन से इन चीज़ों को जोड़ते हैं। इसी आधार पर अगला अध्याय
मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार जो 5 नंबर के लिए आवंटित है, तो ये अध्याय भी काफ़ी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में इस अध्याय को परिपूर्ण करता है। बस इतना सहज होना चाहिए कि वो मानव नेत्र के बारे में उन दृष्टांत अंगों के नाम को वैज्ञानिक रूप से पढ़ सके और उसका चित्रात्मक परिकलन कर सके। और जैसा कि आज भी हम सभी शिक्षक वर्ण क्रम को उसी क्रम में याद रखे हैं जिसमें हम बैजानी हप्पी नाला रखते हैं या विब्योर रखते हैं, तो ऐसे कुछ कलात्मक चीजें ट्रिक्स के रूप में इस अध्याय में दी गई है। तो अगर विद्यार्थी को इसके साथ हम शेयर कराएं, और एक बात बार बार हमने अभ्यास के दौरान देखी है, खासकर इस अध्याय में, कि जितने बार भी हमने मूल्यांकन की दृष्टि से विद्यार्थी को इस अध्याय में आंका है, ये प्रिज्म में से जब वर्ण विक्षेपण की किरणों को आरेखित करता है, वो कहीं ना कहीं उस स्वरूप में नहीं करता जैसा कि चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया। यदि इस बात को हम कक्षागत अध्यापन में अभ्यास अच्छे से करा लें, तो शायद आने वाली परीक्षाओं के लिए भी अगर ये बहुउपयोगी प्रश्न है तो पुनः उस विद्यार्थी के लिए लाभ हो सकता है। इसी प्रकार दोष हैं इस अध्याय में, जिसमें विद्यार्थी सहज होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, और कुछ अपवर्तन से जुड़े हुए यहाँ पर कारण हैं, वर्ण विक्षेपण से जुड़े हुए कारण हैं। तो इन छोटे छोटे कारणों को भी अगर हम विद्यार्थी के साथ में साझा करते हैं तो वो बहुत आसानी से सीख सकता है। मैंने अपने कक्षागत अध्यापन में इस प्रकार का प्रयास किया है और वह प्रयास में मैं काफ़ी हद तक सफल हूँ। इस तिमाही परीक्षा में मैंने इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से देखा, तो और मेरे विद्यार्थियों ने खासकर इन अध्यायों के चित्रों को बड़े अच्छे से किया है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जैसा कि मैं ग्रामीण स्तर पर आज अध्यापन करा रहा हूँ विद्यार्थियों को, तो मेरे शेष जो जो साथी हैं, अगर वो भी इस प्रकार को की प्रक्रिया को अपना विद्यार्थियों के साथ अपनाते हैं तो वो उनके लिए लाभदायक होगा। अगला जो अध्याय है जो भौतिक से जुड़ा हुआ है वो विद्युत है, और आवंटित अंक जो है वो 5 है। तो सामान्य रूप से इस अध्याय में विद्यार्थियों को कठिनाई जाती है, जो कि यह अध्याय थोड़ा सा अपने आप में क्लिष्ट दिखाई देता है। परंतु अगर आप इसको सामान्य रूप से अपने पाठ्यक्रम को देखें तो उसमें से कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ मात्रक हैं और कुछ परिपथ के प्रयुक्त होने वाले जो प्रतीकात्मक निर्देशन हैं, यदि हम यही उन विद्यार्थियों के लिए करा दें। मैं ये बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि आज की जो चर्चा चल रही है वो ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के साथ हमें अपने पाठ्यक्रम को कैसे साझा करना है और कैसे उसकी समझ को बढ़ाना है, उस पर बात हो रही है। पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमारे पास में A+ और A और B और C ग्रेड के भी विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए थोड़ा अपग्रेडेड चीजें भी बताना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। परंतु यह बात E और D ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सहज कर दें तो शायद हम अपने लक्ष्य को और आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में अगला अध्याय जो जुड़ा हुआ है वो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव है। ये अध्याय 6 अंक के लिए आवंटित है। इस अध्याय में विद्युत भी है और चुंबक भी है, तो दोनों प्रक्रियाओं को साथ में रखने के लिए हमारा ई ग्रेड और डी ग्रेडेड विद्यार्थी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। हमारे शिक्षक की यहाँ विशेष भूमिका होगी कि वो इस अध्याय को कितना सहज कर पाए, कितना सरल कर पाएगा, वो आपका आकलन होगा कि वह विद्यार्थी इस अध्याय के प्रश्नोत्तर को अपने अभ्यास में कर पाए। तो यहाँ हमारी थोड़ी अलग भूमिका होगी, क्योंकि यह अध्याय विद्यार्थी के स्तर से अगर आकलन किया जाए तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के दोनों स्वरूप यहाँ दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी कि आप ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसा सामान्य प्रयास उनके द्वारा कर लें कि अध्याय उनको सहज कर पाए। और अंतिमतः जो अध्याय हमारे पास है वो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और ये हमारे लिए नैसर्गिक अध्याय है। ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए इस अध्याय के जो आवंटित 3 अंक हैं,
ये बड़े सहज सरल हो सकते हैं, बड़े आसानी से वह विद्यार्थी अपने लिए अंकों में बदल सकता है, क्योंकि हमारा सामान्य पर्यावरण के बारे में इस अध्याय में जो चीज़ों को समाहित की गई है, उनमें हम इन चीज़ों को समझेंगे। हम इससे पूर्व 9वीं के पाठ्यक्रम पर आ जाएं। जैसा कि अंक योजना 9वीं के लिए भी हमें रेमेडियल कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित अंकों का समावेश दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो पहला अध्याय है वो हमारे पास हमारे आसपास के पदार्थ हैं। आवंटित अंक 6 हैं। जैसा कि शीर्षक है, बड़े सामान्य तरीके से इस अध्याय के पाठ्यक्रम में हमारे आसपास के पदार्थों की भौतिकता और रासायनिकता को उल्लेखित किया गया है। तो विद्यार्थी को सहज अनुरूप बनाते हुए हम इस अध्याय के अधिकतम अंक को दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। उसी से जुड़ा हुआ अगला अध्याय है हमारे पास, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तकनीकी पृथक्करण विधाओं का उपयोग किया गया है। किस प्रक्रियाओं के माध्यम से हम पदार्थों के शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को जान सकते हैं। ये अध्याय भी जो है वो 7 अंकों के लिए आवंटित है। तो यहाँ पर दोनों अध्यायों को मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे अंक हो जाते हैं, जो हमारे सामान्य पाठ्यक्रम के रूप में 9वीं कक्षाओं में दिए गए। विज्ञान की उपलब्धता के लिए और उसकी अनिवार्यता को जानने के लिए अगला अध्याय दिया गया है, जो परमाणु एवं अणु है। इस अध्याय का जो आवंटित अंक है ये 7 अंक है। तो यहाँ पर परमाणु की सामान्य परिभाषा, उसके पाए जाने वाले मूलभूत कण और उनसे जो रासायनिक संयोग के नियम हैं, इनसे संबंधित चीज़ें हमको इस अध्याय में दी गई हैं। और पूर्व आकलन अगर किया जाए तो पिछली कक्षाओं में सामान्य रूप से विद्यार्थी ने परमाणु और अणु के बारे में जाना है, परंतु यहाँ पर अब उनका विज्ञान के दृष्टिकोण को रखते हुए परमाणु एवं अणु की चीज़ों को हमें अपने अध्यापन की दृष्टि से रखा जाना है। इसी प्रकार इसी से जुड़ा हुआ अध्याय जो है वो परमाणु संरचना है। कहीं ना कहीं यह अध्याय भी अपने पूर्व अध्याय को समाहित करता है, जिसमें परमाणु संरचना के बारे में हमें विद्यार्थी के पाठ्यक्रम से जुड़ना है। इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात करना है। यहाँ उसके साथ में जो परमाणुओं में संरचनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्थाओं के साथ साथ उसके जो संयोजकताओं के बारे में किस प्रकार वो अपने यौगिकों की रचना का निर्माण करता है, यहाँ पर उल्लेखित है। तो हम अपने साथियों से ये साझा करेंगे कि ये दोनों अध्यायों को जब आप अपनी कक्षागत अध्यापन में डिलीवर करते हैं तो सामान्य अवधारणाओं को वैज्ञानिक अवधारणाओं से जोड़ते हुए यदि विद्यार्थियों को साझा करते हैं तो ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। अगले क्रम के लिए मैं पुनः जीव विज्ञान की इकाइयाँ हैं, तो मैं अपने साथी शिक्षक को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राकेश भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कक्षा 9वीं में विज्ञान में जो अगला अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में बात की गई है, और इसमें जो कुल आवंटित अंक हैं वो 6 अंक हैं। तो मुख्य रूप से जो पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर और पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर, कोशिका विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जो हैं और उन कोशिकांगों के क्या कार्य हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं इसमें पूछे जाते हैं। तो क्योंकि कक्षा 9वीं का विद्यार्थी जो है वो चित्रांकन में उतना कुशल नहीं होता, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उन बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए उनको बगैर देखे वो नामांकन और सारी जो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अंकों का जुटाए जा सकते हैं, वो प्रक्रियाएं कराना बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसी तरीके से यदि पादप कोशिका का चित्र बगैर देखे उनसे बार बार उनको या रंगोली या और कोई दूसरे कंपटीशन या चार्ट के माध्यम से उनसे बनवाया जाए, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका इनके चित्र जो है वो बहुत बार अनिवार्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी के बाद अगला जो अध्याय इसी में जुड़ता है वो है ऊतक, जो कि
7 अंक का निर्धारित है और जिसमें मुख्य रूप से पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों शामिल किए गए हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक और खास तौर से जाइलम, फ्लोएम और जो दूसरी संरचना है, उनसे संबंधित या उनके जो कार्य हैं, वो कार्य इनसे पूछे जाते हैं। इसी के बाद जो ऊतक है उस इसी तरीके से जो जंतु ऊतक है उसमें रक्त, जो अस्थि, उपास्थि, रक्त, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाते हैं और उनको आसानी से बच्चों को याद कराया जा सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो हैं वो जुटाए जा सके। इसी तरीके से अगला जो अध्याय है कक्षा 9वीं विज्ञान में, वो है गति, और इसमें 8 अंक निर्धारित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो गतियां हैं उन गतियों के बारे में प्रश्न और उससे संबंधित 1-2 आंकिक जो प्रश्न हैं वो बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो या जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को स्पष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है। उसी के आधार पे जो गति जैसा जो क्लिष्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को सरल किया जा सकता है। इसके पश्चात अगला जो बल और गति के नियम है, जिसमें 6 अंक निर्धारित हैं और इसमें इससे संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में अनेक बार पूछे जाते हैं, जिसके आधार पे जो गति के नियम हैं, उन गति के नियमों के आधार पर आंकिक प्रश्न भी जो हैं वो परीक्षा में शामिल किए गए हैं, जो कि हमारा डी और ई ग्रेड का जो विद्यार्थी है वो नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में बहुत सरल प्रकार के जो सूत्र हैं, उन सरल प्रकार के सूत्रों को शुरू करते हुए फिर आगे की ओर जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। इसी प्रक्रिया में मैं आगे फिर हमारे भाई राकेश भाई को आमंत्रित करता हूँ कि आगे धन्यवाद सर। जैसा कि आपने जीव विज्ञान की इकाइयों में चित्रात्मक प्रक्रियाओं के लिए विद्यार्थियों के अभ्यास पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। ये बात सही है कि अगर विद्यार्थी 9th क्लास का है तो उसकी चित्रात्मक कौशलता को अगर बढ़ाया जा सकता तो कहीं न कहीं ये जो अध्याय हैं इनमें अनिवार्य प्रश्नों के पर वो अंकों को प्राप्त कर सकता है। पर अगर जिनकी चित्रात्मक कौशलता नहीं है, वो इस अध्याय के लिए अंतरात्मक प्रश्न और कार्यात्मक प्रश्न और गुणों से संबंधित प्रश्नों को यदि कर लेता है, तो अनिवार्य रूप से ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए इन अध्यायों में लाभ मिल सकता है। जहाँ तक हम गति वाले अध्याय पर चर्चा चाह रहे थे, सर इस अध्याय में जिस प्रकार की पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है, हमारे ग्रामीण अंचलों में खासकर इस अध्याय में, चूंकि मैं जब ग्रामीण अंचलों में अभी अध्ययन कर रहा हूँ तो ये देखता हूँ कि यह अध्याय मेरे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सहज नहीं होता, क्योंकि गति की जो परिभाषिक शब्दावली व्यावहारिकता में है वो अलग दिखाई देती है और जिस तरीके से उसको तार्किकता के साथ आंकिक प्रश्नों के साथ समाहित किया गया है, तो विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा असहज होता है। तो उनके साथ हमें इन इस अध्यायों को पढ़ाते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनके अध्यायों को सहज कर पाएंगे और सामान्य चीज़ों को अगर विद्यार्थी समझ रहा है तो उसी आधार पर उसके अवलोकन को ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर वो क्लिष्टता पर नहीं जा पा रहा है तो आपके एक बार दो बार, आपके बार बार प्रयास से ही वह इस अध्याय को सहज कर पाएगा, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ हमारा जो अगला अध्याय है बल एवं गति और उसके नियम, तो यहाँ पर भी जो नियमों के उल्लेख किया गया है, उन नियमों के उल्लेखों के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा ऐसे उदाहरण समाहित किए गए हैं जहां पर हम जड़त्व के नियम को, संवेग संरक्षण के नियम को, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नियम को हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं और विद्यार्थी यहाँ पर सहज है, वो दैनिक जीवन में काफी इन चीजों को जोड़ा हुआ है। बस शिक्षक एक फैसिलिटर के माध्यम से वो इस अवधारणा को विज्ञान की अवधारणा से जोड़ ले तो विद्यार्थी को शायद अपने उत्तर को अपने शब्दों में भी लिखने की कला आ जाएगी। इसके बाद अगला अध्याय जो गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा है, तो इसमें कार्य एवं ऊर्जा वाला जो अध्याय है वो काफी सहज होता है, क्योंकि कार्य की परिभाषा है, ऊर्जा की परिभाषा है, उनके माप
हेलो, हाँ, हाँ, आ रहे हैं। थोड़ा तकनीकी समस्या के कारण आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, आप पुनः सुन पा रहे हैं। तो क्रम को हम आगे बढ़ाएँ कि जैसा कार्य एवं ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ा मात्रात्मक रूप से देखी जाए तो परिभाषा हैं, सूत्र हैं, उनके मात्रक हैं, इसमें विद्यार्थी को अंक लेना आसान हो जाता है। ठीक इसी आधार पर ध्वनि वाला जो अध्याय है, इसमें भी आंतरिक कर्ण की जो संरचना है, इसके लिए थोड़ा-सा विद्यार्थी का प्रयास किया जाना है। कुछ इसमें पराश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि इन पर आधारित अनुप्रयोग जो बताए गए हैं, जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, यहाँ विद्यार्थी सहज हो सकता है। मैं हमारे साथियों से एक आग्रह चाहूँगा, निवेदन चाहूँगा कि हमारे ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए हमारे पास कुछ ऐसी उपलब्धता रहे, जो उसको परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, उसके सामान्य अध्ययन की भी दृष्टि से ये अध्याय उसकी समझ को बढ़ा सके। अगर वो ऐसा कर पाता है तो कहीं न कहीं आगे आने वाले दिनों में अपने पाठ्यक्रम को समझ पाएगा, सहज कर पाएगा और जब अभ्यास के साथ इन प्रश्नों को करेगा, तो कहीं न कहीं वो परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार होता है। अगला जो अध्याय है खाद्य संसाधन में सुधार, ये हमारे कृषि से संबंधित जो प्रक्रियाएँ हैं, उनके लिए जो तकनीकी चीज़ें आज वर्तमान में हमारे सामने उपलब्ध हैं, उनसे जुड़ा हुआ अध्याय है, तो काफ़ी सहज है। ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों को हम यहाँ अधिक से अधिक अंक दिला सकते हैं। सर, एक प्रारूपिक रूप में इस पाठ्यक्रम को अगर मैं अपनी नज़रों से देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं अपने पाठ्यक्रम को जब अपने विद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो मुझे पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इनमें विद्यार्थी की रोचकता है और अभी तक जो पाठ्यक्रम में हमने तिमाही परीक्षा देखी है, उसमें विद्यार्थी ने इसमें के प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से समाहित करके उसमें अंक प्राप्त किया है। उसकी जो कठिनाई थोड़ी-सी दिखी गई है, वो हमने आकलन प्रपत्र भी जो अभी हमने विद्यार्थियों के साथ शेयर किया था, उसमें ये बात निकल कर आई थी कि इन अध्यायों में कहीं न कहीं विद्यार्थी के साथ शिक्षक की एक अहम भूमिका हो जाएगी कि इस अध्याय को वो कितना सहज कर पाता है। तो हमारे साथी शिक्षकों से निवेदन है कि ये जो परमाणु और परमाणु संरचना है, इन अध्यायों को डिलीवर करते समय थोड़ा सामान्य प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को रोचक तरीके से अगर बताएं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अभ्यास के दौरान उन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार सर, जीवन की मौलिक इकाई जो दी गई है, ये भी हमारे जीव विज्ञान का प्रारंभिक अंश जितना है, उसके सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, ऊतक भी उसमें शामिल है। तो यहाँ पर चित्रात्मक रूप में काफ़ी चीज़ें दी गई है। यहाँ उसके कौशल को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता जान पड़ी है। अभी के त्रैमासिक परीक्षाओं में जिन प्रश्नों को विद्यार्थी ने सॉल्व करने का प्रयास किया था, वहाँ मैंने अपने विद्यालय में इस प्रकार की चीज़ों को देखा है कि विद्यार्थियों को चित्रात्मक रूप में कहीं न कहीं समस्या थोड़ी दिखाई दी गई थी। जो सबसे ज़्यादा समस्यात्मक रूप चीज़ें मैंने अपने विद्यालय में देखी थी, वो था मेरे पास में गुरुत्वाकर्षण वाला अध्याय, क्योंकि यहाँ पर जो आंकिकता प्रश्नों के साथ और उसके साथ उसका व्यंजक स्थापित करने के लिए वहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा असहज हुआ है। ई और डी ग्रेड के विद्यार्थी इन अध्यायों में थोड़े मुझे अपने विद्यालय की दृष्टि से कमज़ोर नज़र आए हैं। तो मैं आगे अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने साथियों के साथ भी ये सहज करना पाऊँगा कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे जो अध्याय हैं, उनकी पुनरावृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिनमें विद्यार्थी को असहजता ज़्यादा गई है और हमारे द्वारा उसको कितना अच्छे से सहज करके अध्यापन कराया जा सके। आगे के क्रम को बढ़ाएं। 10वीं के हम पाठ्यक्रम पर बात कर चुके हैं और जैसा कि हमें ये ट्रिक्स के माध्यम से दिखाया गया है, आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जब हमने भी अध्ययन किया था और ये वर्ण क्रम कहीं भूल जाते थे, तो हमने उसी क्रम को आज भी याद रखने की ट्रिक्स के रूप में शामिल किया गया है। जैसा कि जी सर आप देख पा रहे हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया का जो चाप है, इसका आरेख अधिकांशतः हमने परीक्षाओं में देखा है, आरेख आता है। विद्यार्थी कहीं ना कहीं इसमें जो ई और डी ग्रेड का विद्यार्थी है, इसमें असहज हुआ है, तो उसके लिए एक ट्रिक्स के रूप में
एस, एस, एम और आर। तो इस आधार पर रिसेप्टर है, सेंसर है, मोटर है और फिर से रिसीव रियली है। इस आधार पर उसको चित्रात्मक रूप में दो भाग के रूप में अगर हम उसको समाहित करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी समझ विकसित होती है कि किस प्रकार रिसेप्टर ऑर्गन्स ने वो संवेदनाएं ग्रहण की, फिर संवेदनाओं को ग्रहण करके जो चालक न्यूरॉन थे उन्होंने किस प्रकार संवेदनाओं को आगे ले जाया और फिर वो हमारे रिफ्लेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनके सीएनएस सिस्टम पर वो किस प्रकार से उनको मैसेज कन्वेंस हुआ और फिर उससे उसको क्या निर्देश मिला और फिर निर्देश के आधार पर वो प्रतिक्रिया हुई। तो ये चित्रात्मक जो आकलन दिया गया है ट्रिक्स के माध्यम से काफी अच्छी तकनीक से सिखाने का प्रयास किया गया है। चेकिंग मेथड इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसा जिया सर ये कह रहे थे कि बायोलॉजी का अगर पाठ्यक्रम चल रहा है तो बायोलॉजी हमारे साथ सहज रूप में चल रही है कि जैसा कि पाचन तंत्र है उसके पाचन अंगों के नाम हैं, तो ये विद्यार्थी अपने साथ लेकर चल रहा है। केवल उसको एक इमेजिन कराकर अगर हम उन चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी की समझ में विकास हो सकता है। ठीक इसी आधार पर सर ने इस बात की भी चर्चा की थी कि जो अग्नाशय माफ कीजिएगा, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनकी स्थिति कैसी होगी और वो कौन से स्रावित हार्मोन स्रावित करते हैं और उनका क्या कार्य है। यदि अगर उसे हम अपने स्वरूप को रखते हुए उन अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बताएं और स्थितियों से जोड़ने का प्रयास करें। जैसे जी सर मैं एक प्रयास करना चाहूंगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है और उसका कारण इस बात से जोड़ा जाता है कि ये एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन सिर्फ अपने अंगों को नियंत्रित नहीं करते, ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन पर भी नियंत्रण कर। क्योंकि ये नियंत्रणकारी है इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से संज्ञा दी गई है। अब इसमें एक बहुत अच्छा हार्मोन की कल्पना की गई है जिसमें कहा जाता है कि इससे स्रावित वाला जो हार्मोन है उसे संक्षिप्त रूप में हम एसटीएच हार्मोन कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। हिंदी वर्जन इसका कहलाता है भीमकाय हार्मोन। अगर आप हिंदी वर्जन से उसको जोड़ने का प्रयास किया जाएंगे तो 5 पांडवों में एक ऐसा बलिष्ठ पांडव प्राणी हैं जिनको नाम के आधार पर ही हम उसकी संज्ञा से पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो ऐसे अगर हम दैनिक जीवनों से जुड़े हुए उदाहरणों के माध्यम से इस अध्याय पर चर्चा करते हैं तो विद्यार्थी के मन मस्तिष्क पर वो एक छाप रह जाती है और कहीं ना कहीं वो इन चीजों को समझ पाता है। ये एक्टिव रिकॉल तकनीक काफ़ी अच्छी तकनीक माना गया है आज के समय में। अगर हम ध्यान दें तो हमने पहला जब अध्याय कक्षा 10 में रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा की थी तो उसमें संयोजन अभिक्रिया पर बहुत अच्छे से प्रयास किया था। अब देखिए कि रिकॉल सिस्टम में ये पुनः हम कैसे धातु अधातु वाले अध्याय से इसको कनेक्ट किया गया है। जैसा कि धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बताना है तो हम ये बताना चाहते हैं कि धातुएं जो हैं वो वायु से क्रिया करने में उसके ऑक्साइड के रूप में यौगिक बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये संयोग या संयोजन अभिक्रिया को जब हम बताते हैं तो उससे हम इसे अनिवार्य रूप से रिलेट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो उसकी एक मूल अभिक्रिया का स्केलेटन ढांचा जिसको उसकी आधारभूत क्रिया कहा गया, जैसे यहाँ परिलक्षित हो रही है कि धातु है और धातु के साथ हम ऑक्सीजन को क्रिया करा रहे हैं तो आगे क्रिया होने पर धातु का ऑक्साइड बन रहा है। अब अगर इतना आधार विद्यार्थी के सामने उपलब्ध है, आप कोई भी रखिए और ऑक्सीजन के साथ उसको क्रिया कराइए और अनिवार्य रूप से यहाँ पर एक संयोजन यौगिक बनने वाला है। जैसा कि उदाहरण में दिया है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा।
ठीक इसी आधार पर हमने पिछले अध्याय में, शुरुआत के अध्याय में, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रखकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। तो विद्यार्थी को यदि कोरिलेट कर दिया जाए तो वहां वो संयोजन अभिक्रिया में भी, और यहाँ धातु अधातु वाले अध्याय में अगर धातुओं के रासायनिक गुणों में पर अगर उत्तर लिखना चाह रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी सक्षमता को बढ़ा सकता है। ठीक इसी आधार पर एक अध्याय को पुनः इससे जोड़ा गया है। वहां पर हमने जब विस्थापन अभिक्रिया को समझाया था तो ये कहा था कि जितनी भी धातुएं हैं जब अम्ल से क्रिया करती है तो वो अनिवार्य रूप से उसका विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो कहीं ना कहीं इस अध्याय में जब हम ये बात को बताते हैं कि धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो वह किस प्रकार का यौगिक बनाएगी, क्योंकि पिछले अभी तिमाही परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी हमें परिलक्षित हुआ था। तो ऐसे एक्टिव रिकॉल तकनीक को यदि हम अपनाते हैं तो एक चीज आसान इसलिए नजर आती है कि पिछला पढ़ाया हुआ और अभी का अध्याय जो चल रहा है उसमें आप को रिलेट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी को अपने पिछले अनुभव के आधार पर भी कुछ चीजें याद आती है और उसको वो इससे जोड़कर उत्तर को बेहतर करने का प्रयास कर सकता है। खासकर इस अध्याय में जो रासायनिक गुणों के बारे में जब हम बताते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया है, जल से क्रिया है, अम्ल से क्रिया है, क्लोरीन से क्रिया है, तो इनको हम सिर्फ तथ्यात्मक चीजों से ना बताएं, अनिवार्य रूप से इनके समीकरणों के माध्यम से बताएं और समीकरण का संतुलन करना भी यहाँ सिखा दें। तो कहीं ना कहीं ये दो अध्यायों को मिलाकर अगर कोई प्रश्न बनता है तो विद्यार्थी सहज हो पाता है। तो इस तकनीक का काफी अच्छा उपयोग किया जा सकता है ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए। ये एक स्केलिंग वर्क दिखाया गया है। नेक्स्ट हाँ, ये एक अच्छी तकनीक आपने जिक्र की थी जिया सर कि जो हमारे पास में बहुविकल्पी प्रश्न है, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को बूझो तो जाने। और जैसा कि करोड़पति क्विज तरीके का प्रश्न है, प्रश्न मंच का तरीका है, छोटे छोटे अंशों के रूप में चीज़ों को बताने का तरीका है। हम क्लास में प्रारंभिकता से अगर रख दें तो कुछ छोटे छोटे अंशों को बताकर विद्यार्थियों को रिकॉलिंग कराकर इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को किसी न किसी माध्यम से जोड़ सकते हैं। इस संबंध में मैं जीएस सर से पुनः निवेदन चाहूंगा कि अगली चीजों को आप अनुभव के रूप में बताइएगा। धन्यवाद राकेश भाई। जैसा कि ये राकेश भाई ने बताया कि ये जो पूरी अभी आज की हमारी जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, ये डी और ई ग्रेड के जो हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को कैसे हम अच्छे मार्क्स दिला पाएँ इसके लिए निर्धारित की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, रिक्त स्थान और बहुविकल्पी प्रश्न, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं हमारे छात्र के लिए। तो इस आधार पे जो चूंकि जो वो बड़े प्रश्न या आंकिक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल कर पाने में वो बहुत असमर्थ होता है, ऐसी कंडीशन में ये जो प्रश्न है ये प्रश्न उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। और वो एक तो ये है कि इनको जब यदि आप क्लास में क्विज के फॉर्म में कराते हैं तो इससे बच्चों में एक्साइटमेंट आता है, थोड़ा सा उनमें रोचकता भी उत्पन्न हो जाती है और फिर वो आसानी से उसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ये जो 2 अंक वाले क्वेश्चन है और 4 अंक वाले प्रश्नों को भी जैसे 4 अंक वाले जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को छोटे छोटे रूप में तोड़कर 2 या 3 अलग अलग उसमें बदल कर यदि आप कराएंगे तो बहुत आसानी से, उदाहरण के तौर पे यदि आप बात करें कि श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया का वर्णन या श्वसन का जो श्वसन तंत्र का जो चित्र है, तो इसको तोड़ तोड़कर या सरल जैसा किताबों में बना उसके स्थान पे सिर्फ सरलता से एक रेखा चित्र दिखाते हुए, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है या बोमन संपुट का जो चित्र किताबों में बना हुआ है वो बहुत कठिन है। इसके विपरीत
यदि आप उसको सरल तरीके से बनाएँ तो वो वुमन संपुट का जो चित्र है, वो बच्चा बहुत सरल तरीके से बना सकता है। तो इस तरीके से ये 2 अंकों वाले प्रश्नों पर और यदि जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं, इनको छोटे रूप में, ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर हल कराना जो है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसी से संबंधित जो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले चित्र हैं, उन चित्रों के बारे में उसको इनके चार्ट जो हैं या इनका जिस भी तरीके से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मानव मस्तिष्क का चित्र या ये जो चित्र है आप देख सकते हैं पुष्प का, ये थोड़ा जटिल दिख रहा है, इसके स्थान पे सरल प्रकार के प्रारूपिक पुष्प का चित्र जो है वो हमारा डी और ई ग्रेड का विद्यार्थी जो है बड़ी सरलता से बना सकता है। इसी तरीके से मानव हृदय का चित्र या मानव आँख का जो चित्र है, वो उसकी प्रैक्टिस बार-बार कराने से जो जितनी ये जो दूसरी किताबों में जटिलता के रूप में चित्र बनाए गए हैं, इनके स्थान पे शिक्षक जो हैं, वो स्वयं कुछ दूसरा तरीके से सरल चित्र वो एक सरल तरीका ये हो सकता है कि आप ही स्टार्ट करें और डायग्राम को आप जैसे-जैसे स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़ाते जाएँ, वैसे-वैसे जो हमारे ये डी और ए ग्रेड के विद्यार्थी हैं, ये भी आगे की तरफ बढ़ते जाएँ और उसी दिशा निर्देश के आधार पे उनको चित्र की जो बनाने की प्रक्रिया है, उसको समझाने का प्रयास करें। इसी तरीके से कुछ जो बहुत सरल चित्र आप देख सकते हैं, 8वीं से वो तंत्रिका ऊतक का चित्र बनाते आए हैं या इसी तरीके से यहाँ पे भोजन के अंतर्ग्रहण का चित्र बताया गया है। इसी तरीके से जो पत्तियों में रंध्र की जो प्रक्रिया है, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया या मानव में जो नेत्र रोग हैं और इसी के साथ-साथ जो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया है। तो ये जो चित्र हैं, ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे बच्चों को अंक दिलाने में सहायक हो सकते हैं। इनका किसी भी तरीके से कॉम्पिटिशन या रंगोली की प्रतियोगिता माउंट शीट पर बनाना या सामान्य कागज के ऊपर इनको बनाकर बगैर बनाना फिर उसके बाद उनका नामांकन, ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं बच्चे हमारे डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। इसी में चित्र के संबंध में और चर्चा के लिए मैं हमारे राकेश भाई को आमंत्रित करता हूँ। एक अच्छी बात आपने साझा किया कि चित्रात्मक प्रक्रिया को यदि हम निर्देशात्मक प्रक्रियाओं के साथ लेकर चलें, यानी शिक्षक अगर डायग्राम को बना रहा है और उसी क्रम में अगर हम ई और डी ग्रेडेड विद्यार्थियों को भी उसी अनुदेशित प्रक्रियाओं से लेकर चलें, तो ऐसा मनोविज्ञान कहता है कि मस्तिष्क से निर्णय और मिलने वाले संज्ञान को यदि आप अपने हाथों से, अपनी कलम से निर्देशित करने लगे तो वो बहुत हद तक अपने मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। एक बार आपके द्वारा निर्देश से वो यहाँ समझ लेगा, परंतु जब भी वह स्वयं से बनाने का प्रयास करेगा तो शायद उसका मन मस्तिष्क उसको उसी क्रम में निर्देशित करेगा जैसा कि उसने अभ्यास किया। तो ये बात आपके द्वारा बहुत अच्छी और सहज रूप में बताने का प्रयास जो आपने किया है सर, कि हम चाहेंगे कि हमारे साथी शिक्षक भी इस प्रकार की कुछ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाओं को हमारे ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे। इसमें एक और अच्छी चीज आ सकती है कि हमारे पास जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कलात्मक क्षेत्र अच्छा है और जो ए ग्रेड ए प्लस में है, उनके माध्यम से भी अगर हम उनको सिखाने का प्रयास करें, लगभग प्रति कालखंड अगर हम ये मान के 1 या 2 चित्र का भी अभ्यास करा लेते हैं, तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, क्योंकि बहुत ज्यादा चित्रों का उल्लेख नहीं किया गया है। जो किया गया है वो अनिवार्य है। वो दिखाई भी दे रहा है कि काफी लंबे समय से, क्योंकि जो मॉड्यूल को निर्धारित करने वाले हमारे कार्यालय पर जो इन्होंने इन चीजों का समावेश किया है, उन्होंने काफी चीजों को ध्यान में रखकर वही चीज को दिखाया है जो विद्यार्थी के लिए लाभदायक हो सकती है। ये बात काफी हद तक आगे आने वाले दिनों में भी हम अपने अभ्यास में देखेंगे, जैसा कि अब हम देख पा रहे हैं आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, खासकर इसमें जो चित्रात्मक प्रक्रिया दी गई है, अब विद्यार्थी के लिए चित्र से तो परिलक्षित नहीं किया जा सकता, परंतु चित्रात्मक रूप में दिखाया गया है
पर उन चित्रों की जगह अगर हम केवल उनके नाम को प्रदर्शित कर दें तो ये श्रृंखला को और खाद जाल को काफी अच्छे तरीके से विद्यार्थी बना सकता है। जैसा कि सर आपने पिछला भी हमारे को एक इंस्ट्रक्शंस देख रहे थे कि प्रारूपिक पुष्प जो है थोड़ा क्लिष्ट है, पर यहाँ की जो स्लाइड है, इस स्लाइड में प्रारूपिक पुष्प को काफी हद तक सहज किया गया और आप इस बात को और भी जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पुष्प वाला चित्र है ये प्रायोगिक प्रदर्शन में भी शामिल होता है और ये हमारे सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ जो प्रायोगिक प्रक्रियाओं के लिए विद्यार्थी अपनी रिकॉर्ड संधारित करता है, प्रायोगिक परीक्षा देता है, उसमें अभ्यास करता है, तो कहीं ना कहीं इन चित्रों का अगर वो अभ्यास कर लेता है तो उसके दोनों स्वरूप में अंक दिला सकते हैं, सैद्धांतिक पक्ष में भी और प्रायोगिक पक्ष में भी। ठीक इसी प्रकार का अगला जो चित्र है, इसमें भी अंडाशय पर जो पराग के कण हैं वो किस प्रकार पराग नलिका बनाते हुए पराग के कणों को निषेचित करके पुष्प प्रदर्शन किया गया है। तो बीजों का अंकुरण करने की प्रक्रिया इसके साथ दिखाई गई है, तो ये सहज चित्रात्मक रूप में हम दिखा सकते हैं। ठीक इसी आधार पर हमारे पास में लैंगिक निर्धारण है, जैसा कि आपने कहा उत्सर्जन के का नामांकित चित्र है, मनुष्य के नर जनन अंग का नामांकित चित्र है, मादा जनन अंग का नामांकित चित्र है। तो यदि हम ये पोस्टर बैनर के माध्यम से अपनी कक्षागत अध्यापन में रखते हैं तो विद्यार्थी बार बार देखकर भी अभ्यास कर सकता है। इसी क्रम में अगर हम देखें कि कुछ भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए जैसे दृष्टि दोष संबंधी चित्रों को यहाँ परिलक्षित किया गया, तो यदि एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष में किसी एक दोष पर विद्यार्थी को पारंगत जैसा कर दें, जैसा कि निकट दृष्टि दोष की परिभाषा बना दें, उसका कारण बना दें, उसका निवारण बना दें और उसका चित्रात्मक परिकलन दिखा दें। अब इसी निकट दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष में कैसे वो परिकल्पित कर सकता है, किन किन जगहों पर उन्हें परिवर्तन करना है, यदि उसको मार्किंग कर ली जाए तो वो एक प्रश्न के अभ्यास से दोनों प्रश्नों के उत्तर को लिखने में पर्याप्त रूप से दक्ष हो सकता है। हमारा शिक्षक और हम इस बात का प्रयास करें कि किस प्रकार एक माध्यम से उसकी बहुत सी बहुआयामी प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। ठीक इसी आधार पर विद्युत वाले अध्यायों को जो दिखाया गया है, ओम का नियम का परिपथ का नामांकित चित्र दिया गया है, ये हमारे प्रायोगिक भाग में भी है। श्रेणी क्रम है, समानांतर क्रम है, चुंबकीय बल रेखाओं को आरेखित रूप से प्रदर्शित करना है। तो सर ऐसा प्रदर्शन जो दिख रहा है वो बहुत हद तक हमारे प्रायोगिक प्रदर्शन का भी भाग है, तो वो उसके दो आयाम पूरे होते हैं। एक तो सैद्धांतिक पक्ष में अगर प्रश्न आता है तो वो करने में सक्षम है और प्रायोगिक रूप में तो ये प्रश्न समाहित होते ही हैं जो कि उसे 25 अंकों के लिए अपनी प्रायोगिक कार्य में दक्षता लानी है। एक छोटा स्वरूप यहाँ पर और जो दिखाया गया है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले जो युक्तियां अपनाते हैं उनका आरेख हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे अंशों के रूप में भी ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों को हम अगर साझा करेंगे, हम उनका अभ्यास करेंगे। बस एक ही चीज की कमी हमसे होती है जो मैंने अपने अध्यापन में सीखा है कि हम यहाँ देखते तो बहुत सी चीज़ों को हैं, समझने का बहुत प्रयास करते हैं, पर जब कक्षागत अध्यापन में जाते हैं तो ये बात हमें ए प्लस और बी ग्रेड के विद्यार्थियों के सामने तो बहुत अच्छे से दिखाई देती है और हम उनको लगभग पूरा भी करा पाते हैं, पर हमारे जो ई और डी ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ हमें इस बात का प्रयास पूरा करना है कि निदानात्मक कक्षाओं में अनिवार्य रूप से ई और डी ग्रेड के विद्यार्थी शामिल हों। ए प्लस ए बी ये वाली कक्षाओं में सामान्य कक्षा के रूप में विद्यार्थी जरूर हों, परंतु ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों में हमें स्पष्ट रूप से आकलन करना पड़ेगा। अगर आज हम ये आकलन करके अपना अभ्यास करा लेते हैं विद्यार्थियों से तो आप स्वयं देख पाएंगे कि अगले आपकी 2 परीक्षाओं का जब ग्रेड आप देख पाएंगे तो उसमें आप बेहतर सुधार कर पाएंगे, ऐसा मैं समझ पाता हूँ। अब विशेषकर हमारी 10वीं वाले कक्षाओं के लिए अध्यायों पर स्लाइड के रूप में दिया गया है।
हम इसके पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कौन से सामान्य प्रश्न हो सकते हैं जो ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों को यदि समाधान कर लिया जाए तो उसकी निदानात्मक प्रक्रिया को बहुत हद तक जोड़ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया है, उसी के आधार पर संयोजन अभिक्रिया। जी सर, यहाँ पर एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर विद्यार्थी वियोजन अभिक्रिया कर पा रहा है या विद्यार्थी संयोजन अभिक्रिया कर पा रहा है, तो अगर उसको थोड़ी सी तकनीकी चीजों का आप उपलब्धता करा देंगे तो वो वियोजन अभिक्रिया से संयोजन अभिक्रिया में भी पहुंच जाएगा या संयोजन अभिक्रिया से वियोजन अभिक्रिया में भी आ जाए। क्योंकि एक बात जहां जुड़ने की है वहीं पर बड़े भाग को छोटे अंशों में तोड़ने की। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हम रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से देखते हैं कि यदि कैल्शियम की क्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं और कैल्शियम की जगह अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लें तो कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम संयोजन कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम ऊष्मीय ताप देकर या वियोजन की किसी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में विलोपित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस उदाहरण से वह वियोजन भी बता पा रहा है, संयोजन भी बता पा रहा है और एक और प्रक्रिया से जुड़ जाता है जहां पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि कोई एक्स पदार्थ है, उस एक्स पदार्थ को पानी में घोला गया है। अब पानी का जो विलयन बना है उसको अगर दीवार पर लगाते हैं तो कुछ देर बाद वहां सफेदी आती है, वो एक्स वाई करके अज्ञात पदार्थ का नाम पूछता है। तो यदि आप उसको इस प्रक्रिया से एक रासायनिक अभिक्रियाओं से जोड़ देंगे तो वो बहुत अच्छे से इस समझ के प्रश्न को या बोधात्मक प्रश्न को भी हमारा ई और डी ग्रेड वाला विद्यार्थी कर सकता। और जैसा कि अभी हम देख भी रहे थे कि अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता। ये संयोजन अभिक्रिया भी हम इसका उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के रूप में बताते हैं। ये बात तो आप हमेशा देखते हैं कि ये प्रश्न कहीं पर भी छूटता नहीं है सर कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को बचाए रखने के लिए हम इस प्रकार की किस तकनीक का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रकाशिक अभिक्रिया का एक जिक्र किया गया है कि दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन क्यों होती है, ये हमारे दैनिक व्यवहार में भी आती है। विकृत गंधिता को फिर उस प्रश्न से जोड़ लिया गया है कि आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं और फिर इसके साथ संचारण। तो मुझे जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि अगर ई और डी ग्रेडेड विद्यार्थियों के लिए इस पाठ्यक्रम में इतने प्रश्नों को कैप्सूल के ट्रीटमेंट के रूप में अगर हम विद्यार्थियों के साथ अभ्यास की पुनरावृत्ति में जाएंगे तो मैं ये अनिवार्य रूप से मेरे साथियों के साथ में विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें ये विद्यार्थी जो अभी ए और डी ग्रेड में हैं पर अगर उसका आकलन आपने इस अध्याय के इन शीर्षकों के माध्यम से जैसा कि हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, अगर इतने प्रश्नों के साथ उसने अपनी तैयारी की है तो वो अनिवार्य रूप से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकता है। ठीक अगले अध्याय में अगर हम चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं तो कि यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातों को उल्लेखित किया गया है। दैनिक जीवन में धोने का सोडा, खाने का सोडा, उनकी विधि और उनके उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अम्ल और क्षार में अंतर। कुछ प्रश्न यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले अम्लों के नाम और उनके प्राकृतिक स्रोत, पीएच पैमाना आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो लगभग इसने जो अध्यायों का सार है ई और डी ग्रेड के लिए वो लगभग यहाँ पूरा हो जाता है। यदि विद्यार्थी को धोने का सोडे का सूत्र मालूम है तो वो खाने के सोडे का सूत्र पहचान सकता है। यदि वह उसके उपयोग जानता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है। ठीक इसी आधार पर सर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ है उसके सूत्र को भी वो विरंजक चूर्ण के सूत्र से परिवर्तन करके याद रख सकता है। तो यदि हम ऐसे छोटी छोटी बातों को ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों को साथ साझा करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लक्ष्य को और अच्छे तरीके से प्राप्त कर। एक अगला अध्याय जो बताया गया है वो है धातु एवं अधातु है। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी की बात की गई है। हमने
स्वयं जब यहाँ तक अध्यापन करा है और स्वयं जब साहब अध्यापन कर रहे होंगे, तो ये धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर वाली चीजों को तो अनिवार्य रूप से अपने अध्याय में देखा है। अब इसके साथ यदि आप विद्यार्थी को ई और डी ग्रेड के साथ जो क्रम यहाँ पर दिया गया है, यदि यहाँ पर आप थोड़ा इसमें साझा करना चाहें, तो मैंने अपनी तरफ से विद्यार्थियों के साथ में अपने एक सामान्य रूप से इसे समझा है कि सबसे पहले हम विद्यार्थी को अवस्था बताएं, फिर कठोरता बताएं, फिर घनत्व बताएं, फिर आघात वर्धनीयता तन्यता बताएं, फिर चमक बताएं, चालकता बताएं और अंत में बताएं उसको धनात्मकता और उसके क्वथनांक से जुड़ी हुई चीज। जी सर, आप एक चीज इसमें देख पा रहे हैं कि स्लाइड में जो ब्रैकेट एंड बॉक्स चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस अध्याय में एक अलग से जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं एक शब्द में उत्तर देने के लिए या विकल्प का चयन करने के लिए, वहां पर ये अध्याय इसको बड़ा सहज होता है। तो ये देखिए, ये अध्याय आपका इस प्रश्न को पूरे स्वरूप में लेकर आया कि यदि उसको बड़े अंकों के रूप में समाहित करना है तो भी उसके लिए पर्याप्त उपलब्धता है, और अगर वहीं पर उसे छोटे अंक के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न शामिल कराए गए हैं तो कहीं ना कहीं वो उत्तर को प्राप्त करने में उसकी समझ को बढ़ा रहा। तो हम अपने साथियों से अनिवार्य रूप से चाहेंगे कि इस प्रकार की तुलनात्मक चीजों को अगर हम ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों को इस प्रकार से बताते हैं तो आने वाले दिनों में आप स्वयं इसका लक्ष्य को देख पाएंगे और उनके परिणाम में अपेक्षित सुधार देख पाएंगे। इस बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जिया सर, क्योंकि सर ने जिस बात को कहा था कि जो हमारे पाठ्यक्रम में नेफ्रॉन का जो क्लिष्ट चित्र दिया है, इस स्लाइड में काफी सरलतम चित्र की व्याख्या के साथ दिया हुआ है, तो मैं साथी जिया सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद राकेश भाई। अध्याय 5 में आप देख सकते हैं कि जो चित्र हैं वो बहुत सारे के सारे, चाहे आप पाचन तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र की बात करें, उत्सर्जन मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें, ये चित्र जो हैं वो महत्वपूर्ण रूप से प्रैक्टिस कराना बहुत आवश्यक है और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमारे डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो अंतर वाले भाग अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जो अंतर वाले भाग हैं उन अंतर वाले भागों में जो जैसे धमनी और शिरा में रक्त और लसिका में अंतर, आक्षी श्वसन अनाक्षी श्वसन में अंतर, ये जो अंतर वाले प्रश्न हैं ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम आ सकते हैं। और क्योंकि बच्चे जो हैं वो अंतर आसानी से याद कर लेते हैं, इसलिए ये हमारे डी और ई ग्रेड का जो विद्यार्थी है वो उसके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इसी तरीके से यदि अध्याय 8 की बात करें तो अनुवांशिक, जैसे अनुवांशिकता में अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, और इसी तरीके से जो सरल आप देख सकते हैं, या आप चाहें तो सरल भाषा में बच्चों को जो मेंडल के नियम हैं, इन मेंडल के नियमों को सरल भाषा में लिखवा सकते हैं ताकि वो परीक्षा में उसको आसानी से लिख सकें। इसी तरीके की चर्चा हम कर रहे थे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण और समन्वय में जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र है, तो हमने बात की थी कि शुरुआत हम जो है वो हाइपोथैलेमस से कर लें और उसके बाद देखें कि पीनियल ग्रंथि, फिर पीयूष ग्रंथि, फिर उसके बाद में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि, और नीचे की तरफ हार्ट के तरफ आप देखें तो थाइमस ग्रंथि, और फिर यदि आप नीचे चलें तो आप देख सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय जो है। और उसी तरीके से ये जो प्रक्रिया, ये चीज़ें जो हैं इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा ये याद कराई जा सकती हैं। तो यह एक छोटा सा उनका कोई भी एक संक्षिप्त अक्षर बनवा लें तो उस संक्षिप्त अक्षर के आधार पे बच्चा जो है वो क्रम को या जो इनके नाम है उन नाम को याद रखने की कोशिश करेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे यदि पादप हार्मोन की बात करें तो
ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक अम्ल जो है, इसका एक संक्षिप्त अक्षर याद करवा लें तो उस आधार पे वो बच्चा जो है वो चारों संकेत अक्षरों को याद रखेगा, और जब भी परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न या नाम पूछा जाएगा वो उस नाम को वो स्पष्ट कर पाएगा। इसी तरीके से अध्याय यदि 9 की बात करें तो प्रकाश से संबंधित जो है, इसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को एक साथ तुलना करते हुए यदि अध्यापन कराया जाए तो हो सकता है कि जो उसकी परावर कई बार परीक्षा में ऐसा है प्रश्न अपवर्तन के नियमों के बारे में पूछा गया है और बच्चा जो है वो परावर्तन के नियम लिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप दोनों को साथ में एक साथ तुलना करके अध्यापन कार्य कराएंगे तो वो उसको दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो प्रायोगिक प्रदर्शन जो है वो प्रकाश के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि उत्तल लेंस की सहायता से जो वास्तविक प्रतिबिंब जो कक्षाओं में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं उनको कक्षाओं में बताया जा सकता है, और अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित जो दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण है उन उदाहरणों को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके द्वारा वो आराम से परीक्षा में अधिक से अधिक अंक जो हैं वो जुटा पाए। इसके बाद अध्याय 10 के लिए मैं राकेश भाई को आमंत्रित। बहुत सहज तरीके से आपने चित्रात्मक प्रक्रिया और किस प्रकार से उनके संक्षिप्त शब्दावली को रखकर ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक कैप्सूल ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में जिया सर ने अभी आपसे चर्चा की थी। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार जो कि हमारा अध्याय 10 है इस पाठ्यक्रम में, तो इसके लिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र, जैसा कि चित्र की परिकल्पना है कि विद्यार्थी को यदि इसका अभ्यास शिक्षक अपने मार्गदर्शन के माध्यम से दिशा निर्देश से द्वारा बनवाता है तो काफ़ी सहजता हो सकती है विद्यार्थी के चित्र के अभ्यास के लिए। और वही बात पुनः हम इस माध्यम से जोड़ना चाह रहे हैं कि अगर हम एक पक्ष को अच्छा और यथार्थ रूप में विद्यार्थी को बता दें तो वो बहुत जल्दी उसके दूसरे पक्ष को समझने की जिज्ञासा में बढ़ता है और वो कहीं ना कहीं वो हमसे भी अच्छा बेहतर प्रयास कर सकता है। जैसा कि दृष्टि दोष के संबंधित बारे में कहा गया था कि दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इनमें से यदि वो किसी एक दोष के बारे में, दूर दृष्टि दोष के बारे में यदि उसकी सामान्य जानकारियां स्पष्ट रूप से उसने समझ ली है तो वो उन्हीं बिंदुओं को रखते हुए निकट दृष्टि दोष में बदल जाएगा। जैसा सर मैं एक चर्चा कर सकता हूं कि यदि दूरदृष्टि दोष की परिभाषा है तो व्यक्ति इसमें सामान्य रूप से ये परिभाषा में उल्लेखित किया गया है कि व्यक्ति सामान्य रूप से तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो आप यहाँ पर जब शब्द को रख रहे हैं तो विद्यार्थी की थोड़ी सी कल्पना को भी आपको जीवंत रखना पड़ेगा। बार बार हम ये देखते हैं कि इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो विद्यार्थी की तरफ से एक गलती उसका पूरा उत्तर को गलत कर जाती है। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की दृष्टि है तो दोष निकट का है। तो परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है पर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अब इसी परिभाषा को निकट दृष्टि दोष में बदलना है तो वहां से उसको फिर से की वापस लाएं कि सामान्यतः व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। अब इनके साथ में जो कारण है, इन कारणों को भी यदि हम निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में तुलनात्मक रूप से रख देंगे तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को अपनी समझ से वो जो प्रश्न उसने अगर नहीं भी पढ़ पाया या उसे ध्यान नहीं आया पर एक पक्ष याद था तो वो दूसरे पक्ष में बदल सकता है। तो मेरा आग्रह है कि अगर हम अपनी कक्षागत अध्यापन में इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से चीजों को बताते हैं तो ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए आपको आने वाले दिनों में आप इनमें मूल परिवर्तन देख पाएंगे अगर हमने अपने अध्यापन में इन चीजों को रखा है।
दैनिक जीवन से जोड़ने वाली जो चीजें हैं, तारों का टिमटिमाना है, रोज तारों को वो देखता है। आप उसकी कल्पना में अपनी कल्पना को वैज्ञानिक अवधारणा से जोड़ दीजिए कि और आकाश का रंग नीला दिखाई देना है। तो ऐसी कुछ तथ्यात्मक चीजों को जिसको कि वो सामान्य रूप से जानता है, वो उसकी समझ में है, पर वैज्ञानिकता का आधार क्या है, उसकी सिर्फ एक अवधारणा उसको इस प्रकार के उत्तरों को लिखने में मददगार होगी। आपने देखा होगा कि जब ये विद्यार्थी इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं तो वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ही चीजों को बढ़ाते रहते हैं, और हम उसको अंक नहीं दे पाते, क्योंकि अंक देने के लिए जो मूल अवधारणा चाहिए विज्ञान की वो दिखाई नहीं देती। तो अगर वो एक लाइन उसको उसमें रख देता है तो शायद हो सकता है हम उसको अंक में बदल सकते हैं। तो ऐसा हम प्रयास करेंगे ई और डी ग्रेड विद्यार्थियों के लिए। अगला अध्याय हमारे पास में विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। इसके लिए ये बात अनिवार्य रूप से हमें समझनी पड़ेगी कि जो आदर्श भाषा है, जो विज्ञान की कथित भाषाएं होंगी, उनको व्यावहारिक भाषा में हम कैसे व्यावहारिकता से जोड़ पाएं। तो कहीं कहीं आपका जो सामान्य आकलन है वो भी वैज्ञानिकता को रखते हुए हमारे ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि हम सभी जब मूल्यांकन के रूप में इन अध्यायों के प्रश्न का उत्तर जब हम आकलन करते हैं तो हम ये बात को ध्यान में जरूर देते हैं कि विद्यार्थी ने अपनी व्यावहारिक समझ का उपयोग किया है, और वो कहीं ना कहीं विज्ञान के गूढ़ शब्द का तो अवलोकन नहीं कर पाया या लिख नहीं पाया, परंतु अगर उसने सामान्य भाषा का उपयोग किया है तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए लाभदायक हो सकता। इस अध्याय में थोड़ी जो क्लिष्टता है उसको सामान्य करने का प्रयास किया गया है। ओम का नियम विद्यार्थी के लिए ई और डी ग्रेड के लिए थोड़ा आसान जान पड़ेगा। लघु पथन है, अधिभारण है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम है, विद्युत उपकरणों पर जो हम घरेलू विद्युत परिपथ उपयोग में लाते हैं उनमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस प्रकार की जो व्यावहारिक चीज़ें हमारे अध्याय से जुड़ी हुई है, यदि हम ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे तो अनिवार्य रूप से उसकी समझ में विकास होगा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर से संबंधित, जैसा कि जिया सर आप चर्चा कर रहे थे कि आगे आने वाले स्लाइड्स में हमको ये देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थियों के लिए एक आसान उत्तर तब हो जाता है जब उसके सामने कोई अंतर वाला प्रश्न आ जाता है, क्योंकि अंतर वाले प्रश्नों में एक पक्ष को अगर वो जान रहा है तो दूसरे पक्ष का उसे विलोम करके बताना है। इस आधार पर वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए तत्पर होता है। तो हम सभी साथियों से ये चाहेंगे कि हम जब अपना मॉड्यूल में अध्यापन कार्य कराएंगे ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, तो आप जो इन स्लाइड के माध्यम से जिन प्रश्नों को लक्षित किया गया है, यही सिर्फ लक्ष्य नहीं है। आप अपने आधार पर भी पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर भी उन अध्यायों के अंतरात्मक प्रश्नों को जरूर समाहित करें, क्योंकि अगर अंतरात्मक प्रश्नों को विद्यार्थी कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे अंकों को लाने में उसे मदद मिलती है। जैसा कि हम यहाँ पर अध्याय 1 से देख पा रहे हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हमें अंतर दिखाया गया है। इसी प्रकार रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर एक बात ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से बताने की होती है। जी सर, अपन ने इसमें तीसरा प्रश्न जो देख पा रहे हैं वो भौतिक गुणों के आधार पर, और ऊपर के प्रश्न में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि भौतिक गुण चाहिए कि रासायनिक गुण चाहिए। तो विद्यार्थी को ये समझ जरूर बताना चाहिए कि हाँ, ऊपर के प्रश्न में ध्यान आया, ऊपर के प्रश्न के में रासायनिक गुणों के आधार। तो विद्यार्थी इस बात को जब प्रश्न के रूप में समाहित करता है तो प्रश्न पर ध्यान नहीं देता था। प्रश्न पूछा गया था रासायनिक गुण के आधार पर अंतर, और विद्यार्थी ने पूरा उत्तर लिखा है भौतिक गुणों के आधार पर। तो वो जो भौतिक गुणों के अंतर है उसको याद तो है,
और लिखा भी है, पर आप उसको अंक की श्रेणी में नहीं ला पाएंगे। तो थोड़ा आपको इस स्थिति में प्रयास करना पड़ेगा। भौतिक गुणों में अंतर विद्यार्थी सहज रूप से लिख लेता है, जैसे अवस्था है, कठोरता, आघात, वर्धनीयता। पर रासायनिक गुणों में अंतर के लिए थोड़ा आपको उसको फैसिलिटेटर के माध्यम से रहते जो आसान हो सकता है वो जरूर उसका उपयोग कराना है। जैसे कि सभी धातुओं में के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल से क्रिया होगी, क्षार से क्रिया नहीं होगी। फिर अधिकांश धातुएं जो होंगी वो विद्युत संयोजी ही यौगिक बनाएंगी, चाहे क्लोरीन से क्लोराइड हो, ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो, पर अधातुएं जो हैं वो सहसंयोजी यौगिक बनाएंगी। तो ऐसा जो क्लू वर्ड्स हो जाता है उसके आधार पर वो 2-3 अंतरों को अपनी तरफ से भी बढ़ा सकता है। मैंने अपनी कक्षागत अध्यापन में इस प्रकार की चीजें अपने ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए साझा किया। ठीक इसी प्रकार जैव प्रक्रम में ये वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखा हुआ। सर हम इस बात को पुनः ध्यान देने के लिए जाना चाहते हैं कि यहाँ शब्द दिया है वायवीय और अवायवीय। शायद हमने कक्षागत अध्यापन में ई और डी ग्रेड के विद्यार्थी को आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर पढ़ाया होगा। तो हो सकता है कि अब वो यहाँ उसकी समझ में ये आए कि ये नया प्रश्न हो गया। तो विद्यार्थी को इस बात का भी उल्लेखित कराया जाए कि जो शब्द हैं उनके जो और प्रचलन के जो शब्द हैं उनको भी हमें बताना अनिवार्य है, क्योंकि विद्यार्थी को आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर बहुत अच्छे से बनते हैं, परंतु यहाँ प्रश्न वायवी और अवायवी देख पा रहा है तो शायद वो ना लिख पाए। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखते हुए अपने अध्यापन में इन चीज़ों को लाना है। पुनः आपने उन्हीं बातों को कहा था कि जैसे कि धमनी और सिरा में अंतर, ये जैव प्रक्रम में ऐसे अध्याय हैं जिनमें लगातार ये प्रश्न हम कई वर्षों से देख रहे हैं। ये अनिवार्य रूप से हमको परीक्षाओं में मिलते हैं। ठीक इसी आधार पर स्वपरागण की परिभाषा होती है, परपरागण की परिभाषा होती है, परंतु वो दोनों को एक साथ एक ही प्रश्न के रूप में समाहित करना चाह रहा है। तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर यहाँ देख रहे हैं हम। ठीक इसी आधार पर प्रकाश वाले अध्याय में वास्तविक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, इनमें अंतर है। विद्यार्थी यहाँ सहज है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसमें भी अंतर हमारे लिए विद्यार्थी जो ई और डी ग्रेड के लिए हैं इनके लिए ये आसान प्रश्न उपलब्ध हो सकता है। बस इनकी लिखने की प्रक्रिया पर शिक्षक को विशेष रूप से ध्यान देना है। अनिवार्य रूप से आगे हमारे पास कार्बन एवं उसके यौगिक वाले अध्याय से एक अंतर वाला प्रश्न मिल रहा है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। और ठीक इसी प्रकार पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। और अगला अगर हम पर्यावरण वाले अध्याय पर चलें तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में और खाद्य जाल में अंतर है, और जैव निम्नीकरण, प्रदूषक और अनिम्नीकरण वाले वाले भाग में अंतर है। तो लगभग अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं सर कि अध्याय 1 से लेकर अगर हमारे पास अध्याय जो उनमें 12 प्रश्नों का समावेश लगभग यहाँ अंतर से है। हमारे साथी शिक्षक इसमें और भी प्रश्नों को बढ़ा सकते हैं, पर अगर इन प्रश्नों को ही कैप्सूल के रूप में अगर हम ट्रीटमेंट में देखना चाहें तो आप इसको आने वाली परीक्षा में भी यथार्थ रूप में देख पाएंगे कि इनमें से कहीं ना कहीं इन प्रश्नों की बारंबारता, अनिवार्यता आपको अपनी अपनी अगली परीक्षा में देखने को मिलेगी। अगर विद्यार्थी ने इन प्रश्नों पर अभ्यास किया है तो वो अनिवार्य रूप से अंकों को जोड़ पाने में या अंकों को अच्छे अंकों में परिवर्तित कर पाए अपने आप को सहज पाएगा। जरूरी चीजें क्या हैं, इससे संबंधित चीजों के बारे में कि हम प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों से इस प्रकार की कई ट्रिक्स बनाई जा सकती है जिससे विद्यार्थी को ई और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हम इस बात को भी अनिवार्य रूप से अपने साथी शिक्षकों से साझा करते हैं कि हमारे पास जो अपने ज़िले का व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि हम किसी विद्यालय में कोई नई प्रकार की तकनीकी चीज़ों को इस क्रम में लाते हैं तो और वो आपके अवलोकन से उस विद्यार्थियों में लाभदायक दिखाई देती है
तो वो अनिवार्य रूप से हमको वो भी अन्य साथियों को व्हाट्सएप ग्रुप से अनिवार्य रूप से शेयर कराएंगे। लिंक के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। हमारे पास संसाधनों में कोई कमी नहीं रह गई है। यहाँ तक कि टैबलेट भी अब हमारे पास भी है, हमारे पास बड़े माध्यम भी हैं जिनके हम तकनीकी चीज़ों को विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी वीडियोस उपलब्ध हैं, काफ़ी क्लासेस ऐसी उपलब्ध हैं जिनमें जिनमें अगर मैं बहुत सहज समझना चाहूँ तो सर मैं भी कई बार किन्हीं टॉपिकों में ऐसा ऐसा लगता है कि मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा क्लिष्ट नज़र आता है, तो मैं अपने यूट्यूब के जो लिंक हैं उनके माध्यम से जो क्लासेस चलती हैं उनमें काफ़ी व्यावहारिक रूप में क्लासेस बताई जाती हैं, तो वो भी मैं कभी-कभी अपने क्लास में ज्वाइन होकर उनसे कुछ सीख कर अपने विद्यार्थियों को ज़रूर अपने क्लास में चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हमें जिस भी माध्यम से सीखने को मिले वो हमारे विद्यार्थी के लिए लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि हम केवल एक साधन नहीं है, हम वो संसाधन है जिसके माध्यम से विद्यार्थी को उसके उज्ज्वल भविष्य की ओर एक आधारभूत संरचना को प्राप्त करने में हमें एक मील का पत्थर शामिल हो सकते हैं। मैं आगे की बात को रखने के लिए और चूंकि लगभग हमारे जो प्रशिक्षण की अवधि है, चूंकि आज के दिन हमारे 3 विषयों पर यह ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यशाला संचालित हो रही है। विज्ञान विषय के पूर्व हिंदी विषय का प्रशिक्षण कार्यशाला रही, अभी विज्ञान के बाद में सामाजिक विज्ञान के विषय की कार्यशाला भी अपने निर्धारित समय अनुसार होगी। तो मैं अगले क्रम के लिए थोड़ा और अपनी इस पूरी कार्यशाला में संक्षिप्तता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जिया सर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपैरिजन जो क्लास 9th है, इस 9th का क्लास वाइज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लेवल परफॉर्मेंस है उसको शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टेट का एवरेज है वो 34.25 है, लेकिन अब यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं छिंदवाड़ा जिला जो है, उस छिंदवाड़ा जिले में ये जो विज्ञान का लगभग प्रशिक्षण जो है वो औसत जो है वो 30 के लगभग जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें विज्ञान विषय में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमारे जो कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उन वो विद्यार्थी चूँकि 9वीं का जो स्तर है वो आगे 10वीं तक मेंटेन होता है, तो 10वीं हमारे बच्चों में 9वीं से ही ये मेहनत करें कि वो 10वीं तक जाते हुए और उनकी जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो मूलभूत अवधारणाएं जो हैं क्लियर हो जाएं, जिससे कि आगे हमें कक्षा 10वीं में उन्हें जो कठिन विषय वस्तु है उसको पढ़ाने में दिक्कत का ना सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी आधार पे अलग-अलग जो विषय हैं इन विषयों में जो ये NAS21 का रेशो दिखाया गया है। इसी तरीके से यदि आप ये जो हमारी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में जो भी आपने कुछ नया यदि अपने विद्यालय स्तर पे किया है तो हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम भी आपके साथ शेयर करके सारे के सारे जो सभी लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया में भागीदार बन सकें और हमारे जो डी और ई ग्रेड के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद कर सकें। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रक्रियाएँ हैं, ये प्रक्रियाएँ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मुख्य रूप से जो इस पूरी की पूरी प्रशिक्षण है उसका सार यही है कि जो मुख्य रूप से विकल्पात्मक जो 30 नंबर का जो प्रश्न है, उन 30 नंबर के प्रश्नों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें। उसी के साथ-साथ जो चित्र है उस विज्ञान विषयों में चित्र की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएँ। बहुत सारे अलग-अलग तरीके से जब आप प्रक्रियाएँ कराएँगे तो निश्चित रूप से जो छात्र है वो अ, अधिक अंक जुटाने में भागीदार बन सकेगा। इसी के बाद इस प्रक्रिया को मैं आगे भाई को राकेश भाई को बताना चाहूँगा। धन्यवाद जिया सर।
आप सभी साथी शिक्षकों ने इस कार्यशाला के माध्यम से वह उपलब्धता जानने का, चूँकि हमारे पास अभी तिमाही परीक्षा के आधार पर जो ए और डी ग्रेड के विद्यार्थी हैं, इनके लिए निदानात्मक कक्षाएँ विषयवार संचालित होनी हैं। इस क्रम में आज विज्ञान विषय के साथ मैं राकेश कुमार डहरिया और जिया कुरैशी आपके साथ अभी जो निर्देशित रूप से हमें आगे आने वाली कक्षाओं के संचालन में ये साझा हो सकती हैं, मदद हो सकती हैं, वो चीज़ें हमने आपके सामने आज की इस कार्यशाला में रखा। आपके पास कुछ और अनुभव होंगे, उनको आप हमारे ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई और चीज़ें अगर आपके निदानात्मक कक्षाओं के संचालन में या भी चीज़ें अगर हैं, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज़रूर शेयर करिएगा। हम अनिवार्य रूप से इन चीज़ों को लक्ष्य तक प्राप्ति में आपके साथ सहभागी होंगे। और आज के इस कार्यशाला में समग्र शिक्षा अभियान जिला कार्यालय, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय से समग्र शिक्षा अभियान के डीपीसी आदरणीय गिरीश वर्मा सर और हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ आज इस तकनीकी रूप से जुड़ने में हमारी रमसा के जो तकनीकी भार्गव भार्गव सर और पापा मैडम, इन सभी ने हमें जो सहयोग किया और आप सभी ने अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाने के साथ साथ आज के इस उपस्थिति में अपने विद्यालय कालखंड के बाद भी इस तकनीक से जुड़ा रहा और आगे आप इसी प्रकार की प्रक्रियाओं से हमें साझा करते रहेंगे। इन सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज की कार्यशाला के विज्ञान विषय के लिए अनुमति चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।